वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का जो टाइटल है वो काइनेमैटिक्स है। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स पढ़ी थी। उसमें सबसे पहली जो ब्रांच थी वो मैकेनिक्स थी। तो मैकेनिक्स में हमने कहा था कि एक ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं, तो उसके अफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो ऐसी एक ब्रांच फ़िज़िक्स की मैकेनिक्स कहलाती है। एंड एक्चुअली मैकेनिक्स जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो मैकेनिक्स में तो हम स्टडी ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज़ हैं, एक ब्रांच है काइनेमैटिक्स, एक है डायनामिक्स। तो जो काइनेमैटिक्स है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो काइनेमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की या मैकेनिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग दी कॉज ऑफ मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट मूव ज़रूर कर रहा है, एक बॉडी ज़रूर मूव कर रही है, पर हमें उसकी कॉज, उसकी रीज़न्स का नहीं पता। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज़ कॉल्ड काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स के बाद जो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है। अगले हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स, दो डेफिनेशंस हैं, वो हैं रेस्ट और मोशन। चूँकि इस चैप्टर में हमने मोस्टली मोशन को डिस्कस करना है तो इसलिए हमें पता होना चाहिए रेस्ट और मोशन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले रेस्ट से मुराद किसी बॉडी का रुके हुए होना। जैसे रेस्ट की डेफिनेशन है कि किसी भी बॉडी को आप रेस्ट में कहोगे अगर वो अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के लिहाज से, सराउंडिंग्स के एतबार से अगर कोई बॉडी अपनी जगह को, पोजीशन को तब्दील नहीं कर रही तो उसे हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड एट रेस्ट। मिसाल के तौर पे आपके सामने ही टेबल पे बुक पड़ी हुई है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल is an example कि book is at rest with respect to table, with respect to other persons, with respect to everything around that book। वो book जो है वो at rest है। सिमिलरली टेबल भी at rest है। मोशन के बारे में अगर बात करें, मोशन से मुराद होता है हरकत करना, तो मूव करना। अगर कोई बॉडी अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के लिहाज से पोजीशन मुसलसल तब्दील कर रही हो, हम कहेंगे वो बॉडी इन मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर वो सराउंडिंग्स के अतबार से अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो। फॉर एग्जांपल कार है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये डेफिनेटली मूव कर रही है। अ मूविंग कार, या आप ये भी कह सकते हो जो ट्रेन है वो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो कि आउटसाइड दी ट्रेन एक टेबल पे बैठा हुआ है, उसे वॉच कर रहा है, तो वो टेबल, वो जो पर्सन है उसके लिहाज से वो ट्रेन और उसमें मौजूद जो पैसेंजर्स हैं दे आर इन मोशन। बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये बोल्ड भी किया हुआ है। रेस्ट और मोशन जो है वो हमेशा एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिलेटिव का मतलब होता है इफ़ वन बॉडी इज़ एट रेस्ट देन अदर इज़ मूविंग। आप ये बात याद रखिएगा, इस कायनात में कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली रेस्ट या एब्सोल्युटली मोशन में नहीं है। मुसलसल ना कोई बॉडी रेस्ट पे है, ना ही मुसलसल कोई बॉडी हरकत में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी आर रिलेटिव टू ईच अदर। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस is at rest because he is not changing his position with respect to the passengers in the bus। अगर बहुत सारे पैसेंजर्स बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पैसेंजर्स एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट पर हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के लिहाज से तो अपनी जगह नहीं तब्दील कर रहे। पर अगर उनको कोई ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस ऑब्जर्व कर रहा होगा तो डेफिनेटली वो कहेगा पैसेंजर्स आर मूविंग, आर इन मोशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है ये हमेशा रिलेटिव होती है, एक दूसरे के लिहाज से बताई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तकरीबन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। एक ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है एंड वाइब्रेटरी मोशन।
अब जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, सबसे पहले इसमें डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी मोशन इन ट्रांसलेशनल मोशन, अ बॉडी मूव्स इन अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। बग़ैर रोटेशन के किसी बॉडी का किसी लाइन में मूव करना, चाहे वो लाइन कर्व हो या स्ट्रेट हो, उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। द बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। और अगर हम कर्व लाइन, क्योंकि हमने कहा कि लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, तो आप कह सकते हो कार मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ विदाउट रोटेशन। कार खुद से या इसकी एक और बेहतरीन एग्जांपल जो मैं आपको शेयर करूं, वो है हमारे पास फेरस व्हील, बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ये आगे एग्जांपल भी दी हुई है। दिस इज़ द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइडर्स मूविंग इन फेरस व्हील्स और ऑल्सो इन ट्रांसलेशन मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन जो है ये 3 तरह की होती है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। अब लीनियर मोशन की डेफिनेशन क्या है? अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में पाथ मूव कर रही है, इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उस बॉडी की मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे किसी एरोप्लेन का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना एयर में, या ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन, और ऑल्सो अगर आप तस्वीर के एक दाने पकड़ें तो उनको अगर आप गिराना शुरू कर दें फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम स्पेसिफिक हाइट, तो उनकी मोशन जो है दैट विल बी अगेन लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से जाहिर है ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब इसमें आप जो बात कर सकते हैं इसकी एग्जांपल, तो अर्थ और सन की जो मोशन है, डेफिनेटली अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो इट इज़ इन सर्कुलर मोशन। यहाँ हम अगर एक रस्सी के साथ पत्थर बांध दें, मोशन ऑफ टाइड स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, उसको घुमाना शुरू कर दें, वो भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल आ जाती है। तीसरी को एग्जांपल दी हुई है, अ बाईसाइकिल और कार मूविंग अलोंग सर्कुलर ट्रैक पोजेसेस, जैसे वो सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ में, मरीना रान का गान वगैरह कलाम सवाद की तरफ, तो दीज दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज़ रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन जो है ये किसी भी बॉडी की इर्रेगुलर मोशन होती है, बेकायदा किस्म की, जैसे इंसेक्ट्स की मोशन जो होती है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, वो सब की मोशन जब वो रैंडम है। बटरफ्लाई की मोशन आप कह सकते हो वो रैंडम है। ब्रोनियन मोशन ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ जिगजैग पाथ, डेफिनेटली ये भी एक रैंडम मोशन होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स हों, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हों, तो उनकी मोशन भी रैंडम होती है। तो रैंडम मोशन हमेशा बेकायदा मोशन होती है, इर्रेगुलर होती है। एग्जांपल्स आपसे शेयर कर ली। अब ये तो हमने टाइप्स पढ़ी ट्रांसलेटरी मोशन की। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है रोटेटरी मोशन, जो कि बेसिक हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। रोटेटरी मोशन बेसिकली एक ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई बॉडी किसी एक एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है, बॉडी स्पिन कर रही होती है किसी एक्सिस के गिर्द। द स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ फैन, डेफिनेटली मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। देखें ना, आपको पता है कि ज़मीन भी तो अपने एक्सिस के गिर्द भी तो घूम रही है जब दिन और रात का कॉन्सेप्ट आता है। उसके साथ मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, डेफिनेटली इसमें भी एक्सिस की ज़रूरत है। तो वाइब्रेटरी मोशन द लास्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी टाइप्स ऑफ मोशन में, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी। किसी बॉडी के आगे पीछे, जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो क्लॉक्स हैं उनमें जो पेंडुलम लगा होता है, उसकी जो मोशन है वो टू एंड फ्रो है। मोशन ऑफ सीसा अगर आप बात करें वो भी टू एंड फ्रो है, पेंडुलम की बात कर ली। ओके, या जो बेबी क्रॉल होता है, बेबी इन क्रैडल, जो बच्चे का पंघूड़ा होता है, डेफिनेटली वो भी एक एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन। तो ओवरऑल हमारे पास ये 6 टाइप्स ऑफ मोशन है, 6 टाइप्स ऑफ मोशन, बल्कि 7 है। 7 डेफिनेशंस आप इनको कह लें, विद एग्जांपल्स याद कीजिएगा इनको। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस हैं। अब हमने चैप्टर नंबर 1 में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ा था और हमने कहा था कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, वो जो तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़, एक होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। उन बेस और ड्राइव्ड में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्केलर होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो वेक्टर्स हैं। हम उनको डिस्कस करने लगे हैं। जैसे हर उस क्वांटिटी को फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाएगा जिसको कंप्लीट डिफ़ाइन करना होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ विद इट्स प्रॉपर यूनिट। तो हर वो फिज़िकल क्वांटिटी जो कि जिसकी डेफिनेशन होगी या जिसके पास मैग्नीट्यूड होगी और उसके यूनिट भी होंगे, हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पे मैग्नीट्यूड से क्या मुराद लेते हैं? मैग्नीट्यूड से मुराद है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद लेते हो? हम कहते हैं एक ट्रेन है, वो लाहौर से इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्रैवल करती है, तो उसे 3 घंटे लगते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो 3 का जो वर्ड है ना, ये 3 बेसिकली ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ओके, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड को शो करेगी। नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं हमें मिलती हैं, मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज़। तो हर वो क्वांटिटी जिसको डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट का होना ज़रूरी होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और हर वो क्वांटिटी जिसको डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी होगा, हर उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, डायरेक्शन बताई जाएगी। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। हमारी अगली जो डिस्कशन है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो बेटे उसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो है सिंबॉलिकली, हम सिंबल की मदद से शो कर सकते हैं। मसलन हमारी बुक जो है वो क्या करती है, जब भी किसी वेक्टर को शो करना होगा तो हमारी बुक बोल्ड फेस में शो कर देगी उसको। जैसे देखिए आपके सामने AD ये बोल्ड किए हुए हैं, ये एक मेथड है सिंबॉलिकली। या इनके ऊपर अपर लाइंस लगा दी जाती हैं या नीचे एक लाइन लगा दी जाती है। तो दीज आर ऑल दी 3 वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय सिंबॉलिकल। सिंबल्स की मदद से शो करना तो 3 मेथड्स हैं। यहाँ तो आप बोल्ड कर दें किसी भी लेटर को, वो स्मॉल हो कैपिटल हो, आप बोल्ड कर दें, सिंपल, आप इससे अंडरस्टैंड करेंगे वो वेक्टर है। या उसके ऊपर एक एरो लगा दें ऊपर, या उसके एक एरो लगा दें नीचे। एरो हेड भी लगाता है, लाइन भी लगा दिया करते हैं। तो इस तरह से वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के भी 3 मेथड्स हैं। अब ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफिकली कैसे आप ड्रॉ करेंगे? तो ग्राफिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है भी शॉर्ट क्वेश्चन। तो किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया सामने। A से B एक वेक्टर है डेफिनेटली, जिसे V से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ग्राफिकली किसी वेक्टर को शो करना है तो उसके लिए वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड एट इट्स वन एंड। एक एंड पे एरो हेड आपको नज़र भी आ रहा है, दूसरे एंड पे नहीं है। अब एरो जो है ये किस चीज़ को बताता है, लेंथ ऑफ लाइन किस चीज़ को बताती है? तो यही आगे लिखा हुआ है कि जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड को बताती है और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को बताता है। तो व्हेन एवर यू वांट टू ड्रॉ अ वेक्टर ग्राफिकली यू कैन से दैट कि यू ड्रॉ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन दैट इज़ A to B, उसके एक एंड पे एरो हेड होगा। लेंथ ऑफ द लाइन मैग्नीट्यूड को शो करेगी उस वेक्टर की, और एरो जो है, एरो हेड जो है ये डायरेक्शन को शो करेगा वेक्टर की। ये आगे एग्जांपल है, इसको आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक में तो हमारे पास समझने के लिए ये था।